होने की वजह से उनकी रिसर्च को बाहर जाने ही नहीं देंगे। ये थी वो समस्या। भारत के पास अपना जर्नल था नहीं और विदेश में प्रोफेसर जाने देते नहीं, तो सीवी रमन आगे कैसे बढ़े। अब देखो यही समस्या आज के समय जो बच्चे पढ़ते हैं वो भी फेस करते हैं। सवाल पूछते हैं, टीचर उन्हें डांटते हैं और डांट सुन के वो अपने सवालों को अपने अंदर ही दबा देते हैं, जबकि किसी चीज को सीखने के लिए आज का समय तो पहले से बहुत ही ज्यादा आसान है। अब सीवी रमन ने बिना अपने प्रोफेसर को बताए 18 साल की उम्र में ब्रिटिश जर्नल यानी फिलोसॉफिकल मैगजीन में अपना पहला रिसर्च पेपर पब्लिश करा दिया। पेपर में दम था तो पब्लिश होने में जरा भी परेशानी नहीं आई और इस पेपर को पब्लिश होने के अगले ही साल वो जो सरफेस टेंशन वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना वो, हाँ जी, उसके ऊपर एक और रिसर्च पेपर पब्लिश करा दिया। भाई साहब 18-19 साल की उम्र में 2 रिसर्च पेपर पब्लिश करा के इन्होंने हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था कि कैसे गरीब देश से बिना संसाधनों के एक लड़का विज्ञान की दुनिया में नए नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। अब क्योंकि सरफेस टेंशन, वाइब्रेशन, साउंड, ये सारी चीजें एक दूसरे से डायरेक्टली ना सही पर इनडायरेक्टली जुड़ी हुई हैं। तो अब यहाँ पर एंट्री होती है लॉर्ड रेले की। और याद रखिएगा अब रमन साहब इनके द्वारा जो कॉन्सेप्ट दिया गया था जिसे पूरी दुनिया मानती थी उसी का चैप्टर निपटाने वाले हैं और उसी की वजह से इन्हें नोबेल प्राइज भी मिलेगा। अब लॉर्ड रेले को ये बात नहीं मालूम थी कि रमन प्रोफेसर नहीं है बल्कि स्टूडेंट है, लेकिन वो रमन को लेटर लिखते हैं एप्रिसिएशन का, तारीफों का कि तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। और इन दोनों के बीच में आपस में बातचीत शुरू हो जाती है। मेरे ख्याल से भारत सरकार ने लॉर्ड रेले के द्वारा रमन साहब को मिले हुए लेटर्स को शायद संभाल के रखा हुआ है। अब यहाँ पर रमन साहब को एक चीज क्लियर हो गई कि अगर उन्हें हिंदुस्तान के लिए कुछ करना है, विज्ञान की दुनिया में कुछ करना है, तो वो सिस्टम से बाहर जाकर काम नहीं कर सकते, क्योंकि अब उनका नाम थोड़ा थोड़ा फेमस हो चुका था। तो जो भी वो रिसर्च करेंगे, फिरंगी वैज्ञानिक प्रोफेसर उस रिसर्च को अपने नाम से प्रकाशित करने की कोशिश करेंगे। तो सीवी रमन ने सोचा कि अगर मैं सिस्टम से बाहर नहीं जा सकता तो क्यों ना सिस्टम का ही हिस्सा बन जाऊं। अब रमन साहब ने फाइनेंशियल सिविल सर्विस का एग्जाम दिया और उसे टॉप कर दिया और उन्हें असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल अपॉइंट कर दिया गया, जो आज तक एक रिकॉर्ड है, क्योंकि वो इस पोस्ट पर काम करने वाले सबसे यंगेस्ट पर्सन थे। रमन साहब की पोस्टिंग कलकत्ता में हो जाती है। अब क्योंकि रमन साहब कलकत्ता पहुंच गए तो अब बारी थी कि वो अपनी रिसर्च को आगे कैसे बढ़ाएं। और क्योंकि उस समय कलकत्ता भारत की इकोनॉमिक कैपिटल थी तो वहाँ पर संसाधनों की भी कमी नहीं थी। अब रमन साहब को अपनी रिसर्च करने के लिए एक लैब की जरूरत थी जिसे वो ढूंढते हैं और किस्मत से उन्हें मिलती है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ साइंस। और जैसे ही रमन साहब लैब को हैंडल करने वालों को ये बात बताते हैं कि वो यहाँ पर रिसर्च करने के लिए आना चाहते हैं, उन लोगों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि 30 साल में पहली बार कोई इस रिसर्च लैब में रिसर्च करने के लिए आ रहा था। जब रमन साहब को ये बात पता लगती है कि 30 साल से यहाँ पर रिसर्च करने के लिए कोई भी नहीं आ रहा तो उन्हें बड़ा बुरा लगता है और वो ये कहते हैं कि मैं अपने ऑफिस आवर्स को खत्म करने के